जय हिंद बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HBr और HCl। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको देखना है कि यार दिया क्या हुआ है, अल्कोहल दे रखा है। कौन सा अल्कोहल है? ये सब के सब एलिफेटिक अल्कोहल है। क्यों एलिफेटिक अल्कोहल है? क्योंकि OH जो है ओपन कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, एलिफेटिक अल्कोहल है। और इनकी रिएक्टिविटी किससे पूछा है? HBr से। मतलब क्या? मतलब ये कि कोई अल्कोहल है बेटा ROH, इसकी रिएक्टिविटी HBr के लिए पूछी गई है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HBr, ठीक है ना, किसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे HBr है या HI है, ये यहाँ पर क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं अल्कोहल के साथ और क्या बनाते हैं? RBr या RI, राइट। तो ये कौन सा रूट लेता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कौन सा रूट लेता है? SN1 का रूट लेता है या SN2 का रूट लेता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जनरली ये SN1 का रूट लेते हैं। समझ पा रहे कि बेटा ये क्या लेते हैं? ये SN1 का रूट लेता है। तो क्या मतलब है SN1 का रूट लेता है? तो SN1 का रूट लेने का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो बनते हैं कार्बोकेटायन। बेटा आपको थोड़ा मैकेनिक्स याद होगा, ठीक है ना, मैकेनिज्म याद होगा कि HBr या HI जब हम देते हैं ना तो हम क्या मिलता है? सबसे पहले H+ इलेक्ट्रोफाइल, और वो क्या करता है? इसमें प्रोटोनेशन करता है। ये बेस है और ये एसिड, तो एसिड बेस क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनते हैं। और जैसे ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बने, ठीक है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बने कैसे बनते हैं? ये ROH जो है जब H+ एक्सेप्ट करता है तो ये इसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चाहिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाते हैं। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब बनते हैं तो यहाँ पर जो H2O है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो कि वो कैरी करना नहीं चाहता क्योंकि वो मोरियन है, वो कैरी करना नहीं चाहता। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर रखता है और यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक होता है बेटा तो ये बन जाता है R+ कार्बोकेटायन। मतलब आपको यही समझना था कि यार हम रिएक्टिविटी कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो OH- है किसी तरीके से बाहर निकल जाता है, मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, और बन जाता है यहाँ पर R+ कार्बोकेटायन। तो जो बनने वाला जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, इसी की जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगी कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी। अगर बनने वाला इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमको क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट है। चलिए तो ये मैं मिटाकर अब यहाँ पर डिस्कस करता हूँ बेटा। क्या कि चलिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से ये वाला OH निकल जाएगा बेटा, बन जाएगा ये कार्बोकेटायन। यहाँ से भी हम OH निकाल देंगे, बन जाएगा क्या? कार्बोकेटायन। यहाँ से भी OH निकल जाएगा और बन जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है ना। अब इसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर क्लोरीन है, इधर से मैं देखता हूँ क्लोरीन है। क्लोरीन बेटा लोन पेयर इसके पास है, तो ये क्या क्या शो करेगा? ये प्लस, लोन पेयर तो +M शो करेगा और साथ में -I। आपको पता है कि जनरली +M की स्ट्रेंथ, मतलब मेसोमेरिक की स्ट्रेंथ I से इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन हैलोजन के केस में ऐसा नहीं होता। हैलोजन के केस में -I की स्ट्रेंथ +M से ज्यादा होती है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मतलब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा? -I देखूंगा। क्लियर है? NO2 क्या लगाता है बेटा? ये -M लगाता है और साथ में मोरियन है तो -I भी लगाता है। मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज है बेटा NO2, ये लाइक NO2 है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है। जैसे ये बेंजीन रिंग है, लाइक ये इधर से खींचेगा ये इसके ऊपर, तो -M लगा रहे हो, साथ में -I, और डिसाइडिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? -M। यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब तो मैं हाइड्रोजन मान लूँ जो कि कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ना खींच रहा है और ना ही ये दे रहा है। तो सुनो, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग को कैसे हम देखते हैं बेटा? तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M अपॉन -M या फिर +I अपॉन -I। ठीक है, आप लोग को तो ये पता है कॉन्सेप्चुअल। तो मुझे बताओ यहाँ पर किसमें +M लग रहा है? किसी में +M नहीं लग रहा है, बल्कि क्या लग रहा है? -M या -I। मतलब इसमें -M लग रहा है, इसमें -M, मतलब ये स्टेबिलिटी कम कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है तो कम भी नहीं हो रही है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पर?
ए है। देन उसके बाद फिर क्या बेटा, इसमें -m और इसमें -i, तो -i लगकर इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, पर इसमें -m लगकर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ए हो गया, ए के बाद फिर स्टेबल कौन सा है, सी, और सबसे कम स्टेबल है डी। तो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर में बोलूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ए, देन सी, देन डी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा आई एम सॉरी, डी नहीं है, बी है ये। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बेटा, बी से ज्यादा रिएक्टिव है सी, और सी से ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा, ए। तो ये आपका आंसर हो गया रिएक्टिविटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर है क्या? चलिए तो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या पूछा है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन इज। ठीक है ना, चलिए देखते हैं बेटा कि किसकी रिएक्टिविटी एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के लिए ज्यादा है, और इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। अगेन फिर से जब भी ऐसे रिएक्टिविटी का सवाल आए ना, आप ध्यान रखिए बेटा कि ये जो है ना, इसका मैकेनिज्म कौन से रूट से होकर जा रहा है, या जैसे अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, कुछ एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप मैकेनिज्म सही तरीके से आपको पता नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो चलिए, तो यहाँ पर एल्कीन जो है, एल्कीन आपको पता है बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है एल्कीन। इसमें हम लोग कराते हैं एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं बेटा, या तो हम लोग जैसे डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, है ना। क्या देता है ये बेटा, एसिडिक मीडियम है तो ये H+ देगा, और साथ में डाइल्यूटेड वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये क्या होगा, वाटर H2O विथ H+। इसका मतलब यही, तो आपको या तो ये देता है या तो ये देता है। तो और बनता क्या है बेटा, अल्कोहल बनता है। कैसे बनते हैं, सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। सबसे पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा माइनस एंड प्लस। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल H+ तुरंत क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फर्स्ट स्टेप में पहले इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर जाता है, H+ क्या करता है बेटा, H+ इस जगह पे क्या करता है, अटैक। जैसे ही अटैक करता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट बन जाता है कार्बोकेटायन, है ना। और फिर सेकंड फास्ट स्टेप में जो होते हैं बेटा, वो वाटर जो होते हैं ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो कार्बन पर जो कार्बोकेटायन है उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और देन फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सुनो, काम की बात यह है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, वो क्या है, इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है, कार्बोकेटायन है। मतलब अगेन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, तो रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करेगी, अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स acidic catalyzed hydration, reactivity of alkene towards acidic catalyzed hydration is directly proportional to stability of carbocation। तो सबको बेटा आप क्या करें, कार्बोकेटायन में एक बार कन्वर्ट करें, और देन क्यों कौन सा कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो चेक करें, और देन उस तरीके से फिर इनके ऑर्डर नोट करें। क्लियर है क्या? चलिए तो देखते हैं बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको पिटा कर आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक एक करके बेटा, एक एक करके, है ना। तो चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले ना, तो यहां पर जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट कराते हैं मैंने आप लोगों को बार बार बताते ही चल रहा हूँ, इसलिए लास्ट जो हमने प्रैक्टिस करते आए हैं। तो पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, बनने वाला पॉजिटिव चार्ज वो बीच में बने। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा बेटा, अगेन टर्मिनल साइड, इधर शिफ्ट, ये माइनस और ये प्लस। जैसे ही माइनस बना, तुरंत क्या करेगा बेटा, H+, जो H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 है, वहां से H+ मिलेगा, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेगा बेटा, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, CS3, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे H+ एक्सेप्ट करेगा ये बना लेगा कुछ इस तरीके से, CS3 और बीच में CH+। ठीक है बेटा, एक गड़बड़ ये हो रहा है, यहाँ पर H नहीं होगा, ये ना, ये एक गलत है, मिस्टेक हो गया है, ये ओनली कार्बन होगा, क्योंकि फिर तो पेंटावेलेंसी हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल जो है कार्बोकेटायन है ना। तो इसमें बन गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फिर से शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस,
जैसे माइनस हुआ H प्लस अगेन यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा C6H5 क्या है, ये बेंजीन रिंग है ना, और ये हो जाएगा CH प्लस और H प्लस जब अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3, इसमें ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा माइनस प्लस H प्लस जब अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH प्लस CH3, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगेन ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा माइनस प्लस और H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा बेटा, बन जाएगा CH2 CH2 प्लस CH3। चलिए, तो ये सब कार्बोकेटायन आपने देख लिया। अब देखते हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमने देख ली, क्या कैसे अपन देखते हैं, या तो प्लस एम या प्लस आई से। हालांकि बेटा आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप चेक करते हो एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर एरोमेटिसिटी नहीं है तब फिर आप इक्वल रेजोनेंस देखें, ये भी नहीं है तब रेजोनेंस देखें, ये भी आपको नहीं मिला तब आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, और ये भी नहीं दिखेगा मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट देखें। तो ये जो है ना इस तरीके से आपको चेक करना होता है, ठीक है। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पहले वो देखते हैं, वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर ये एरोमेटिक होता तो हम आंख बंद करके बोल देते कोई कंपाउंड की सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। नहीं तो इक्वल रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो रहे हैं बेटा 9। कैसे, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कॉन्जुगेशन में कितने CH है, इधर 3 इधर भी 3 इधर 3, हाइपर कॉन्जुगेशन कितने 9। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है बेटा, ये हो रहा है आपका साइक्लिक रेजोनेंस। कैसे, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट। और इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं 3, कितने बेटा 3, हाइपर कॉन्जुगेशन 3। तो साइक्लिक रेजोनेंस के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन 3 है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है बेटा। अगर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 नहीं हो रहे होते ना तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेंजाइल इससे ज्यादा होती है। आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए। अगर मैं इतने से कंपेयर करूं तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है। हम इसमें देख रहे हैं साइक्लिक रेजोनेंस, इसमें देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जनरली रेजोनेंस की स्ट्रेंथ हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होती है, पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन रखने वाले जो कार्बोकेटायन, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन रखने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ये बेंजाइल कार्बोकेटायन के साथ बेटा ये मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन 3 है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बी। देन फिर बेटा ए, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो रहा है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है 6, पॉजिटिव सिंगल CH 3, इधर भी 3, और इधर कितना हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा, इधर हो रहा है 3। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो इधर से कम होते जा रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा आपका है बी के बाद फिर ए के बाद है आपका सी, और सी के बाद है बेटा डी। तो ये हमने क्या यहाँ पर बनाया ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बनाया है, और यही ऑर्डर रिएक्टिविटी का भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है चंगा। चलिए, तो आपको बस कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कि हमको चेक कैसे करना है, कि कैसे हम रिएक्टिविटी चेक करें, ठीक है। तो अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए अगेन रिएक्टिविटी का ही ऑर्डर है। क्या देकर रखा है, यहाँ पर देकर रखा हुआ है अल्कोहल, और अल्कोहल का रिएक्शन HCl विद ZnCl2 के साथ करा रहा है, बनता है बेटा एल्काइल हैलाइड और साथ में H2O। बेटा आपको पता है कि HCl जब भी हम HX का रिएक्शन कराते हैं तो HX में HI और HBr के रिएक्शन कराते हैं वो आसानी से हो जाता है, पर HCl आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। दैट्स वाई वहां पर एक लुईस एसिड ZnCl2 मिलाया जाता है, और आपको पता है इसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, है ना। तो बेटा ल्यूकस रिएजेंट जब हम लोग मिलाते हैं तो अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और वो कौन सा रूट लेता है, SN1 का। कौन सा रूट लेता है बेटा, SN1 का। अब आपको पता है कि SN1 का अगर रूट ले रहा है तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। मतलब ये जो अल्कोहल है ना, यहाँ पर भी जो OH जो है एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये कैसे निकलता है बेटा, तो ये देखो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, OH जो है ना वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता, OH माइनस के फॉर्म में आसानी से बाहर नहीं निकलता, ये वीक लिविंग ग्रुप है। कैसे निकलता है, जैसे हम लोग HBr या HCl जब देते हैं तो हमको मिलता है H प्लस, यहाँ पर बेटा ZnCl2 है, तो यहाँ पर HCl आसानी से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ZnCl2 जो होता है वो इसको डिसोसिएट
करने के लिए एज अ असिस्टेंट काम करता है। तो यहाँ पर बेटा H+ ले लो, लेकिन इस केस में ZnCl2 है तो ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर इसको डोनेट करेगा और डोनेट करके इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ZnCl2 अगर होता है तो ये क्या करेगा, ZnCl2 अपने इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी तरीके से ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज आता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लेता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बन जाता है R+। तो आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है फिर से, क्योंकि SN1 का रिएक्शन है। चलिए, तो कार्बोकेटायन बनता है तो बेटा, तो कार्बोकेटायन बन रहा मतलब यहाँ पर मैं फिर से क्या बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि रिएक्टिविटी जो होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना बेटा। तो चलिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे अल्कोहल की डिग्री देके रखी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो अगर टर्सरी अल्कोहल अगर है, अगर क्या है बेटा, टर्सरी अल्कोहल है, ये हो गया टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा बेटा, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो आप मुझे पता है, ठीक है, जब टर्सरी अल्कोहल होगा यहाँ से OH निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ बेटा, जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में है, टर्सरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्लियर है। चलिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, आइसोमेरिज्म का है। C4H10O के कितने आइसोमर्स जो है वो कायरल हैं, कायरल इन नेचर हैं। तो बेटा सबसे पहले आप C4H10O के सारे आइसोमर्स बना लो। तो आपको मालूम है C4H10O इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है बेटा, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0। DU क्या है, 0। और DU 0 का मतलब क्या होता है कि ये ओनली ओपन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो चलिए बेटा, C4H10 है, सबसे पहले कार्बन जो है, कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का आप लीनियर स्ट्रक्चर बना ले, ये एक बन गया, ठीक है ना बेटा। और क्या बन सकता है, 4 कार्बन को छोटा कर दो 3 कार्बन में, ये 3 कार्बन का हो गया, और चौथा कार्बन बेटा नॉन टर्मिनल कार्बन पे ये ब्रांचिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक रफली काम कर लिया, 4 कार्बन और 3 कार्बन के 2 मैंने चैन ले लिए। अब मुझे अल्कोहल बनाना है, OH मुझे जोड़ते जाना है, ठीक है ना। आप लोगों को तो पता है कि शॉर्ट में हम कैसे करते हैं। तो बेटा OH कहाँ आएगा, एक बार OH यहाँ पे आएगा और एक बार OH यहाँ पे आएगा, तो एक बार OH यहाँ पर आएगा। तो 4 कार्बन का जो पैरेंट कार्बन चेन है उसमें 2 अल्कोहल मिल जाएंगे, 1 और 1 2। बेटा आगे OH को और मैं अगर यहाँ पे लगाऊं तो वो इसी का आइडेंटिकल होगा, और अगेन OH यहाँ लगाऊं तो वो इसका आइडेंटिकल हो जाएगा। तो 4 कार्बन वाले में 2 कंपाउंड बन जाएंगे, और 3 कार्बन वाले में क्या बचता, 3 कार्बन के पैरेंट कार्बन चेन वाले में अगेन 2 बनेंगे। एक बेटा बीच में लगा दो और एक कहाँ पे लगा दो, टर्मिनल पे। कहाँ पे लगा दोगे, इधर 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 कहीं पे भी लगा दो, लाइक ऐसा। अब आप चेक करो तो C4H10O के आपको 4 अल्कोहल मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 अल्कोहल। और इनमें से ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, इसमें से कितने कायरल है आप ये देख लो। और कायरल मॉलिक्यूल कब होंगे बेटा, आपको कंडीशन पता होगा कि कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हो, या कोई मॉलिक्यूल अपना नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, ठीक है ना। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक तरीका आप ध्यान रखते हो कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एकमात्र कायरल कार्बन अगर दिख जाता है, एकमात्र कायरल कार्बन दिख जाता है, तो वो मॉलिक्यूल भी कायरल होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम इसी बात को फायदा उठाकर हम काम करते हैं। मुझे बताएं, क्या इसमें कायरल कार्बन है बेटा, आपको पता है ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CH2OH है। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो बेटा मुझे बताओ, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, सब में सेम है, मतलब यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। क्या इसमें कायरल कार्बन है बेटा, एक बार देख लो अच्छे से। यस, इसमें एक कायरल कार्बन है, ये जो है कायरल कार्बन है, मतलब ये एकमात्र कायरल कार्बन है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कायरल है। मुझे बताओ इसमें कोई कायरल कार्बन है, ये CH3 बेटा, इस कार्बन में तीनों मिथाइल है, ये कायरल कार्बन नहीं है। इसमें कोई कायरल कार्बन है बेटा, ये हो जाएगा CH2 CH3 CH3, ना ये कार्बन है ना ये कार्बन, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। मतलब आंसर सीधा सा है कि एक ही मॉलिक्यूल है इसमें जो कायरल इन नेचर है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है ना, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के जैसा एक्ट करेगा। बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हम कैसे देखेंगे, जिसके पास ऐसा मतलब स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। मतलब बेसिसिटी हम लोग कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कितनी आसानी से क्या कर दे, डोनेट कर दे। ऑप्शन देख रहे बेटा कि यहाँ पर सबके सब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सबके सब किसमें है, ऑक्सीजन में है। तो आप यहाँ पे देखें कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब वो कैसे देखेंगे बेटा, एक एक करके देखिए, ये OH माइनस है, तो यार नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, H तो कुछ लगा नहीं रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है प्रॉपर, यहाँ पर ये OR है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो बेटा अब आप देखेंगे कि ये R जो है एल्काइल ग्रुप है, अब ये क्या लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा प्लस आई, और प्लस आई लगाकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इसकी तुलना में यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेटा O माइनस C6H5 क्या है, ये ऐसा बेंजीन रिंग है। तो अब आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज है पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब डीलोकलाइज्ड है। ये क्या है बेटा, डीलोकलाइज्ड। और जब डीलोकलाइज्ड है मतलब चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है NO2। और बल्कि यहाँ पे तो ज्यादा क्या है, डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे -M भी लगा हुआ है बेटा, इधर जाएगा ये इधर, फिर इसके बाद फिर ये घूमते हुए यहाँ पे -I इलेक्ट्रॉन भी ये खींच रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसमें भी कम हो रही है, इसमें तो ठीक है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, पर इसमें ज्यादा हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ये किसी को डोनेट कर देगा, और किसी को मतलब H+ को डोनेट कर देगा। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चलिए, which compound will react with sodium hydroxide solution in water, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देकर रखा हो, अच्छा ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, अच्छा ओके, तो सब इसने अल्कोहल लेकर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बेटा, समझेंगे। सबसे पहले आप देखो ये C6H5 ये यार ये एरोमेटिक अल्कोहल हो गया, फिनॉल, ये क्या है आपका, फिनॉल। और फिनॉल जो होता है ना ये एक एसिड है, फिनॉल क्या है, एक एसिड है। एरोमेटिक अल्कोहल जो फिनॉल होते हैं ना वो एक एसिड होते हैं, और बाकी जो है वो क्या है बेटा, ये एलिफेटिक है। और ये जो एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं वो होते हैं बेस, ये क्या होते हैं, बेस, जबकि ये क्या होता है, एसिड। तो यार ये आंसर तो वैसे ही आ गया। देखो नॉर्मली NaOH सबके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है ना। वीक एसिड भी है, वीक बेस और वीक एसिड है, ठीक है ना बेटा। तो सुनो, तो यहाँ पर अगर हम लोग चारों में कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें तो हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, एक एसिड है और बाकी सारे बेस है। तो बेस जो है वो आसानी से किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, जो बेस है वो आसानी से किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। बेस के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका सही आंसर है वो है ए, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए बेटा अब ये कैसे करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं H+ कौन आसानी से क्या कर दे, डोनेट कर दे। H+ डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो अच्छा कौन सा H+ आसानी से रिलीज होगा, जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है ना, वही एसिडिक हाइड्रोजन होता है और वही रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन उसको आप क्या करें, निकाल दें। तो जहाँ बेटा ये सब में OH दिख रहा है, तो OH से ये जो H है वो बिना इलेक्ट्रॉन लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप H+ को निकालें, और जब H+ को निकालेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप क्या करें, सभी से ना आप H+ फायर कर दें, और H+ फायर करने के बाद जैसे कोई एसिड है Ha कोई एसिड है, इसमें जब हम लोग H+ फायर करेंगे, यहाँ से H+ फायर होगा तो क्या बनेगा बेटा, A-। तो आपको क्या करना है, इसी A- की क्या देखनी, स्टेबिलिटी। जब एसिड H+ फायर करता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है,
और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल उतना ही अच्छा एसिड होगा। क्यों? क्योंकि उतनी आसानी से H+ क्या करेगा, फायर करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो प्लीज ध्यान रखेंगे कि H+ फायर करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसकी हमको क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अब इसमें हम लोग चेक करते हैं बेटा लगाकर। यार H+ यहां से फायर हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। H+ यहां से फायर हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। H+ यहां से भी फायर हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। H+ यहां से भी फायर कर देंगे माइनस, H+ यहां से फायर करेंगे माइनस। अब ये जो एन आयन है इसकी स्टेबिलिटी आपको चेक कर दी है। सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ जो एन आयन है ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, माइनस है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव m माइनस m पे डिपेंड करेगा या फिर माइनस i पे डिपेंड करेगा। प्लस वाले की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सब में आप लोग इफेक्ट देखते जाओ कौन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। अगर मैं इधर से देखो बेटा, OCH3 क्या लगा रहा है, लोन पेयर है तो ये प्लस m लगा रहा है, मोरियन है तो ये माइनस i, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है बेटा, प्लस m। NO2 मेटा पे जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, तो NO2 ओनली माइनस i ही लगाएगा, माइनस i ओनली। ये OCH3 है बेटा, अगेन ये इसके मेटा पे जुड़ा हुआ है तो m तो काम करेगा नहीं, तो ये अगेन क्या लगाएगा, माइनस i ओनली। ये NO2 है, ये पैरा पे जुड़ा हुआ है तो ये माइनस m भी लगाएगा और साथ में माइनस i भी लगाएगा। और यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपन इफेक्ट को जीरो मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा। अब मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, माइनस m और माइनस i। अच्छा, माइनस m की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसमें माइनस m लगेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आप मुझे बताएं यहाँ पर माइनस m कहाँ पे लग रहा है, तो माइनस m यहाँ पे लग रहा है, इसमें प्लस m लग रहा है ना। आप इस माइनस i ना देखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें माइनस m देखेंगे, यहाँ पे माइनस i, यहाँ पर भी माइनस i और यहाँ पे प्लस m। तो चलिए, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल हो जा रहा है वो हो जा रहा है B, मतलब B की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब B का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद फिर क्या बेटा, ये माइनस m के बाद ये माइनस i और अगेन ये माइनस i है ना, और ये प्लस m। तो बेटा ये माइनस, अब मुझे बताओ जिस इन दोनों के दोनों माइनस i लगा रहे थे, जिसकी माइनस i ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो माइनस i यहाँ पर n, एक n है और दो ऑक्सीजन है, इसका माइनस i इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि B के बाद जो स्टेबल होगा वो हो जाएगा D और D के बाद हो जाएगा C, क्योंकि ये भी माइनस a लगा रहा है। देन इसके बाद फिर आ जाएगा बेटा A और सबसे कम स्टेबल जो है बेटा वो हो जाएगा कौन, E। क्यों? क्योंकि उसमें तो क्या लग रहा है, प्लस m। तो ये आपकी स्टेबिलिटी ऑफ A9 का सवाल, स्टेबिलिटी ऑफ A9 का जो आंसर है, और यही किसका आंसर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। Which of the following are used to convert RCHO, क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करे किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और दिया हुआ है, मोर ऑप्शन मे बी करेक्ट। बेटा ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार ऑप्शन आपको आता है, ये ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन दिया जाएगा ए, इसमें ABCD, ऑप्शन ए है कि ABCD चारों सही हैं, फिर ऑप्शन बी आ जाएगा कि A और B सही हैं, फिर ऐसा। तो कुछ इस तरीके से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना मोर ऑप्शन में भी करेक्ट वाले सवाल बन जाते हैं, तो ऐसे भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। चलिए तो देखते हैं कि कौन RCHO को, RCHO मतलब ये एल्डिहाइड है, कौन इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल CH2OH। सबसे पहले बेटा एल्डिहाइड से हम लोग एल्कोहल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है मुझे बताएंगे, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, है ना। और कैसे, ये माइनस बाई बॉन्ड जो है बेटा ये ब्रेक हो रहा है और एक H इधर एक H इधर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करके हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्कोहल में। तो कौन कौन करेगा ऐसा, तो बेटा आपको मैंने बता दूं कि ये H2 विथ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम तो करता ही करता है, मतलब यहाँ पर ये सही आंसर है। इवन साथ में Li स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये भी करता है, LiLH4 भी करता है, मतलब ये भी सही है। रिएक्शन विद RMGX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसको थोड़ा सा रुक जाते हैं। NaBH4 हाँ ये भी करता है, मतलब ये तो एकदम क्लियर हो गया, A, B और D ये तो करते ही करते हैं। NaBH4 ये भी करता है, ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड को क्या करते हैं बेटा, एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं।
ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं कि रिएक्शन विद RMGX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बेटा अगर मैं एल्डिहाइड में RMGX का रिएक्शन कराऊं, RMGX का रिएक्शन कराऊं किसमें में, एल्डिहाइड में RCOOH में, मुझे बताओ ये क्या बनेगा। तो RMGX में हमको क्या मिलता है बेटा, R माइनस मिलता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा और अटैक करके क्या बनाता है बेटा, अटैक करके क्या बनाता है, ये मैं ले लेता हूँ इसको R डैश, तो बन जाता है R डैश C और बेटा ये जब अटैक करते हैं तो 5 बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा O माइनस और ये R यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और ये H, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस होगा बेटा तो हाइड्रोलिसिस में वाटर से ये क्या कर लेगा, H प्लस चुरा लेगा, H2O विथ H प्लस से ये H प्लस ले लेगा और फाइनली ये क्या बनाएगा, R डैश CHOH और ये R, ये बनाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है ना। मतलब जब इसका रिएक्शन हम लोग किससे, एल्डिहाइड से कराएंगे, कौन से एल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी दूसरे एल्डिहाइड से, तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। आपको याद है, आपको ने पढ़ा भी होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तब बनाता है प्राइमरी एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड से जब रिएक्ट करता है तब बनाता है सेकेंडरी एल्कोहल, और जब वो कीटोन से रिएक्ट करता है तब वो बनाता है टर्सरी एल्कोहल। तो बेटा ये जो है ये प्राइमरी एल्कोहल नहीं बनाएगा बल्कि सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट, मतलब A, B एंड D। चंगा, चलिए अगला सवाल क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस विल यील्ड फिनॉल, रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनॉल, कौन जो है फिनॉल बनाएगा। यार बड़ा अच्छा सवाल बनता है ये, मतलब फिनॉल में जो फिनॉल बनाने के जो 4 रिएक्शन थे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन जो दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला आपको दिया हुआ है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला ये दिया हुआ है कि NaOH के साथ हम लोग फ्यूजन कराते हैं 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देकर और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। बेटा आपको ये याद होगा, वैसे तो क्लोरोबेंजीन जो है ना, क्लोरोबेंजीन जो है ये Na सर आसानी से करते नहीं है, Na सर आसानी से करते नहीं, क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस, और तो आते हैं यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये NaOH के साथ ये एक्चुअल में नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, पर अगर हम लोग हाई टेम्परेचर और अगर प्रेशर दे तब ये रिएक्ट कर जाता है और पहले बना लेता है बेटा फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड बनाने के बाद ये पहले बना लेता है फिनॉक्साइड बना लेता है बेटा NaOH से ट्रीट करके, और फिर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं या एसिडिक मीडियम देते हैं तब ये बनाता है क्या, फिनॉल, मतलब पहले से फिनॉल बनता है। यस, तो ये फिनॉल बना रहा है। एनिलीन से हम लोग फिनॉल बना पाते नहीं बना पाते बेटा, तो आपको पता है कि जब एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 विद S, इसका जब डाई एजोटाइजेशन करते हैं तो आपको याद होगा कि बेटा यहाँ पर जो है ना, अगर टेम्परेचर कोल्ड कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, NaNO2 प्लस HCl अगर कोल्ड कंडीशन है तो ये क्या बनता है बेटा, ये बनता है N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। और देन इसको फिर, ठीक है ना, फिर इसको हम लोग गर्म पानी वार्म वाटर अगर दे देते हैं बेटा, ये जो है ना बेंजीन डाइजेन क्लोराइड ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबल होता है। अब टेम्परेचर को हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा देना तो यहाँ से N2 जो है, N2 प्लस जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से खिसक लेता है, निकल जाता है, ठीक है, मतलब काफी अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग गुनगुना पानी भी अगर डाल दे, गुनगुना पानी अगर डाल दे, वार्म वाटर भी डाल दे, तो ये वाटर सीधा यहाँ पर अटैक करता है बेटा और बना लेता है फिनॉल। ये भी क्या बनाता है, फिनॉल, मतलब इससे भी क्या बनेगा, फिनॉल। ये भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी अगर देखिए, ओलियम, बेटा ओलियम क्या होता है पता है आप लोग को, ओलियम होता है H2S2O7, ठीक है ना, या कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हम लोग इसमें देते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है क्या होता है, SO3 न्यूट्रल। तो बेंजीन में जब हम लोगों ने ओलियम दे दिया या सल्फोनेशन करा दिए तो यहाँ पर क्या पहले तो बन जाएगा बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहले बन जाता है, पहले जब नंबर 1 से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, और देन फिर इसका NaOH के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो पहले बनता है सॉल्ट। जब इसको NaOH के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो पहले क्या बनता है बेटा, पहले बनता है एक सॉल्ट, क्रिस्टल सॉलिड, देन फिर हम लोग अगेन NaOH जो है ना वो हम लोग सॉलिड पैटर्न लेते हैं और उसका अगेन इस क्रिस्टल सॉलिड से फ्यूजन कराते हैं, हीट देते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है सीधे फिनॉक्साइड आयन में, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, फिनॉक्साइड आयन में, सोडियम फिनॉक्साइड में, और देन फिर हम इसको एसिडिक मीडियम जब हम लोग देते हैं तब ये फिर बनाता है फिनॉल, मतलब ये भी क्या बना रहा है,
फिनॉल, मतलब ये भी सही आंसर है। और डी क्या देकर रखा है बेटा, एक्वस NaOH के साथ में 298 केल्विन है ये, ठीक है ना, और 1 एटमॉस्फेयर बेटा ये NaSR आसानी से नहीं करता, ये 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर में तो उसको पूछेगा भी नहीं, ये रिएक्शन नहीं होता। मतलब इसका अब सही आंसर जो है वो क्या हो गया बेटा, सही आंसर है कि कौन फिनॉल बनाएगा, आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए बी सी तीनों की तीनों बनाते हैं फिनॉल, चौथा फिनॉल नहीं बनाता। चंगा, Which reagent can be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? बेटा कौन, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, प्राइमरी एल्कोहल को कौन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी एल्कोहल R CH2OH को बेटा एल्डिहाइड में RCH डबल बॉन्ड O बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाह रहा है ना, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए हमको एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करना है, एसिड में नहीं। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं, समझेंगे। देखो एनहाइड्रस CrO3, यार ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है एनहाइड्रस CrO3 ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। तीन रिएजेंट आपको एकदम याद होने चाहिए, क्या, एनसेड में कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, दूसरा क्या बेटा PCC, और तीसरा क्या बेटा एनहाइड्रस, तीसरा क्या एनहाइड्रस, ध्यान रखना अगर हमने यहाँ पर वाटर दे दिया तब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एनहाइड्रस CrO3, ये तीनों के तीनों जो है बेटा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, और टर्सरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन कर नहीं पाते, कॉपर जो है उसका डिहाइड्रेशन करके एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर देखो एनहाइड्रस CrO3 ये तो करेगा ही करेगा, PCC भी करेगा, और कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी ये करेगा। KMnO4 विद H+, क्या ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, देखो ऐसा है कि जब हम लोग KMnO4 देते हैं ना तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहां से जब इसको ऑक्सीडाइज करके यहां पर लेके तो जाएगा पर ये यहां पे रुकता नहीं है, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब ये एल्डिहाइड में नहीं रुकता। कोई ट्रेन जो है, ठीक है ना बेटा, वो स्टेशन ए से स्टेशन क्या बेटा सी की तरफ जा रही है, तो बीच में छोटे मोटे जंक्शन में ये नहीं रुकती, समझ रहे हो क्या। और ये जंक्शन अगर ये समझ लो ये एल्डिहाइड है तो बेटा ये ट्रेन जो है ना ये सुपर फास्ट ट्रेन है, ये सीधा ए से सीधा सी पहुंचती है, हालांकि होते हुए किससे जा रही है, बी से होते हुए जा रही है, पर सीधे कहां पे जाकर रुकेगी, सी पे। मतलब ये एल्डिहाइड बनाती तो है पर वहां पर रुकती नहीं है, बनते साथ वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। इसलिए हमको एल्डिहाइड नहीं मिलता इस रिएजेंट से, इसलिए ये आंसर गलत है। सही आंसर है बेटा क्या, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। वो मैंने क्लास में भी आप लोग को बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में भी एक बार पूछा जा चुका है। अच्छा चलिए अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ध्यान रखना बेटा कि असर्शन ए इनकरेक्ट होता है पर रीजन जो है वो क्या होता है, करेक्ट होता है ना। बाकी ऑप्शन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए तो असर्शन पूछा है पहले बेटा कि असर्शन जो है वो क्या है, वो ये है कि इसका एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम आपको बताना है, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, क्या मिस्टेक है, इसका नेम यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, इसका जो नेम दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था 2-इथॉक्सी, ठीक है, प्रोपेनॉल, ये इसका नाम दिया हुआ था, ठीक है। चलो मुझे बताओ क्या ये जो है असर्शन जो है क्या ये सही है बेटा। तो पहले IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इसका क्या है, 2-इथॉक्सीप्रोपेनॉल है, कहीं से भी नहीं है यार, सीधा दिख रहा है ऑल, मतलब ये अल्कोहल होना चाहिए, अल्कोहल तो है ही नहीं, ओनली ईथर ही है ये। इसका नाम क्या है IUPAC बेटा, पैरेंट कार्बन चेन, ये 3 कार्बन भी हो सकता है, ये भी 3 कार्बन, लेकिन दोनों में से कौन होगा, वो ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम ये जो है क्या हो जाएगा बेटा, 1 पे है आइसोप्रोपाइलॉक्सी, तो आइसोप्रोपाइलॉक्सी प्रोपेन, 1 आइसोप्रोपाइलॉक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम है। ये IUPAC नेम क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब है कि असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है इन IUPAC नोमेनक्लेचर ईथर इज रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इन विच
a hydrogen atom is replaced by OR और OAR ग्रुप, जहां पर R एल्काइल ग्रुप है और AR एराइल ग्रुप है। बेटा बात तो स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है कि IUPAC नोमेनक्लेचर में जो ईथर है ना वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन, जैसे एल्किन को मैं RH से कर दूं तो H हम हटा कर क्या लगा दिए, H हटा के हमने क्या लगा दिए OR, तो या OR हम हटा लगा दिए या OAR हम लगा दिए, तो हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव ही तो है। तो ये स्टेटमेंट सही है पर ये इसका कोई रीजन नहीं, पहली बात तो ये तो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये क्या है बेटा करेक्ट है, मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी। असर्शन इनकरेक्ट पर रीजन क्या है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट। अगला जो है क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल इज हायर देन मिथॉक्सी मीथेन। बेटा इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH और मिथॉक्सी मीथेन क्या होता है, तो मिथॉक्सी CH3OCH, ये है मिथॉक्सी मीथेन। तो मुझे बताओ सबसे पहले बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है, हाँ नो डाउट इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा होती है बेटा, सबसे पहले ये इथेनॉल यार ये जो है ना ये करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर, ये जो है इथेनॉल जो है ना आपस में, जैसे ये ROH, ठीक है ना बेटा, अगेन HOR, ये जो है दो मॉलिक्यूल जो आपस में ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा देनी पड़ती है। क्लियर है बेटा, तो इसलिए इसकी बॉइलिंग, बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन ईथर में कोई भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मोरियन एटम से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, दैट्स व्हाई इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है। रीजन इसका क्या देखा रहेगा, देयर इज इंट्रा, बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। या मुझे बताओ इसमें इंट्रा होता है कि इंटर होता है, बेटा इसमें होता है इंटर, नॉट इंट्रा, ठीक है ना, और यहाँ पे इंट्रा दिया है इसलिए असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है बेटा, गलत है, मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, असर्शन सही पर रीजन गलत। असर्शन अभी बोल रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द मेटा एंड पैरा। बेटा सुनो यार, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, मेटा कौन सा है, ये हो जाएगा आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, और पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या है, ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बोल रहे हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बेटा ये स्टेटमेंट सही है। कैसे, देखो हमने इसको पानी में डाला, तो जब हमने पानी में डाला तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो है ना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेगा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर जो होगा वो क्या होगा, लेस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा ये मेटा और पैरा पे है, तो यहाँ पर इंट्रा नहीं हो पाता, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मतलब यहाँ पर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा किसके साथ, वाटर के साथ, वो क्या हो जाएगा, कम, इसकी होगी ज्यादा, इसलिए वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो स्टेटमेंट तो सही है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा वो लेस सॉल्युबल होगा वाटर में, मेटा और पैरा के कंपैरिजन में। रीजन क्या देकर रखा है, क्योंकि मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। बेटा ये भी बात सही है, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही, क्या कि यार देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पर हो रहा है चिलेशन, तो ये चिलेटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, जबकि यहाँ पर इंट्रा नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा, आपस में अगर मैं बात करूँ ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे, कि दो मॉलिक्यूल जो होंगे, जैसे ये पैरा वाले में बात कर लूं तो ये फिनॉल जो अगर है,
ऑर्थो सॉरी पैरा नाइट्रोफिनॉल, देखो OH इस बार मैंने नीचे लिखा है, NO2 ऊपर, तो ये H इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहा है, एसोसिएट। तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं बेटा, एसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। कौन सा, इंटर। तो क्योंकि यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसमें एसोसिएशन होता है, इसमें इंट्रा होता है, इसलिए इसमें चिलेशन होता है। तो सुनो, तो क्या बोल रहा है अगेन बेटा, मेटा और पैरा में नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। तो ये बात भी सही है, पर क्या ये इसका सही रीजन है, एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आपको सीधा बोलना चाहिए कि यार इसमें इंट्रा होने की वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं करता या कम करता है। यहाँ पर इंट्रा कुछ होता नहीं है, चिलेशन होता नहीं है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वाटर के साथ, दैट्स व्हाई इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब अब आंसर चला जाएगा बी। ठीक है बच्चों। एसर्शन ए क्या बोल रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ वीकर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। बेटा अगेन बड़ा अच्छा सवाल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका एसिडिक नेचर कम हो रहा है किससे बेटा, पैरा से। पहले तो आप लोग मुझे बता दो बेटा कि किसकी ज्यादा होनी चाहिए। देखो नॉर्मल अगर हम लोग सोचे ना तो सच में ऑर्थो का ज्यादा होना चाहिए था, पर होता पैरा का है। क्यों? अब आप देखो, हम लोग एसिडिक नेचर कैसे देखते हैं, H प्लस फायर करेंगे बेटा नेगेटिव बन जाएगा, H प्लस फायर करेंगे नेगेटिव बन जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, तो यार ये NO2 जुड़ा हुआ है, क्या लगाएगा, -M और साथ में -I। ये भी क्या लगाएगा, NO2 -M और -I। देखो दोनों में -M लग रहा है, तो -M डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जब डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता तो -M इसका और इसका दोनों का सेम, नॉर्मल अगर सोच रहे हैं माइनस दोनों का सेम, तो अब -M से आंसर नहीं है, तब हम देखेंगे क्या, -I। अब डिस्टेंस कम है तो -I से क्या होगा, ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका -I क्या होगा, कम। तो क्योंकि -I इसकी ज्यादा है तो ये A9 ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर इसका A9 जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होना चाहिए था। यस और नो? पर इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए तो था, पर होता नहीं है। एसिडिक नेचर ज्यादा किसका होता है बेटा, पैरानाइट्रोफिनॉल का। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये जो है ना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो ये वाला हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने की वजह से आसानी से H+ से रिलीज नहीं करता। मतलब थोड़े देर बाद H+ क्या करता है, रिलीज करता है। बात समझा पा रहे हो क्या? तो इससे पहले ये अपना H+ रिलीज कर चुका होता है, क्योंकि इसमें कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। बेटा हम लोग ना सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में देखते हैं, ऐसा नहीं कि सर ये इंट्रा नहीं करता तो इंटर तो करता होगा, तब तो फिर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट कर, ऐसा नहीं। एक सिंगल मॉलिक्यूल अपन लेकर हम काम करते हैं। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल ले लिया, ये सिंगल मॉलिक्यूल ले लिया बेटा, तो इसमें इंट्रा होने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन जो है आसानी से रिलीज नहीं होता, और इसके कंपैरिजन में ये पहले ही H+ का कर देता है, डोनेट करता है। दैट्स व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है ना, ये ज्यादा बेहतर एसिड होता है किससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। तो ये सेशन तो सही है। रीजन क्या बोल रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर्स वीकर देन पैरा आइसोमर्स। बेटा यही तो हम बात बोल रहे हैं, तो ये रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो अब इसका आंसर चला जाएगा क्या बेटा, ए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो फिनॉल से ज्यादा अच्छा एसिड है। क्या सही बोल रहा है बेटा? यस सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये H+ फायर करेगा तब जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि NO2 क्या लगा रहा है, -M और -I। यहाँ पर बेटा कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, तो इसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दैट्स व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होगा बेटा किससे, फिनॉल से। ये बात सही है। रीजन क्या दे रहा है, नाइट्रो ग्रुप हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। सही बात है, NO2 -M लगाकर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, डिलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, वो यहाँ तक से यहाँ पे भी आएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसलिए आंसर जाएगा ए। अगला सवाल बेटा असर्शन फिर से कि ल्यूकस जो टेस्ट है उसमें 3 डिग्री एल्कोहल से रिएक्ट करता है बेटा इमीडिएटली। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें जैसे ये एल्कोहल है, इसमें हम लोग ल्यूकस रिएजेंट डाल दे बेटा HCl + ZnCl2, तो यहाँ पर तुरंत बोल रहा है एल्काइल हैलाइड बन जाता है, तुरंत इंस्टेंट एल्काइल हैलाइड बनता है।
क्या ये सही है? सही है। क्यों? क्योंकि ये टर्सरी एल्कोहल है ना, ये क्या है बेटा? टर्सरी एल्कोहल। और एसिल विद जेडेनसीड जब हम देते हैं तो ये कौन सा पाथवे यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन का? SN1। और SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और जब टर्सरी एल्कोहल होगा तो टर्सरी एल्कोहल में जो बनने वाला कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, यहाँ से जब OH निकलेगा तो यहाँ पे बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो क्या होगा बेटा? स्टेबल होगा। तो स्टेबल कार्बोकेटायन अगर है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और तुरंत हमको क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है ना, ये टर्बिड कलर होता है बेटा। तो ऐसे भी पूछते हैं कि कौन टर्बिडिटी तुरंत देगा, कौन 5 से 10 मिनट बाद देगा, कौन आधे घंटे बाद देगा या आफ्टर हीटिंग देगा। तो टर्सरी एल्कोहल जो होते हैं ना वो तुरंत टर्बिडिटी दे देते हैं, एल्काइल बना लेते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है तो 5 से 10 मिनट में देते हैं, और प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है इसलिए वो आधे घंटे बाद देते हैं या गर्म करने पर देते हैं। ठीक है ना, तो वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो चलिए रीजन यहाँ पे क्या बोल रहा है? एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड एसिल इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। हाँ यार ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, मतलब अब आंसर चला जाएगा बी। इसको ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, बात तो सही है। चलिए, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड गिव्स बेंजोक्विनोन। ठीक है ना बेटा। चलो, ये क्या बोल रहा है कि फिनॉल जो है वो बेटा देखो, ये फिनॉल जो है ना, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 K2Cr2O7 ले लो बेटा इन एसिडिक मीडियम, या क्रोमिक एसिड ले लो H2CrO4, ये भी स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये जो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटा? बेंजोक्विनोन में। किसमें? बेंजोक्विनोन में। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजोक्विनोन में। बात तो सही है, मतलब असर्शन सही है। रीजन क्या बोल रहा है कि जो प्योर फिनॉल है ये होता है कलरलेस। हाँ बेटा, फिनॉल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट टर्न पिंक ड्यू टू ऑक्सीडेशन टू फिनोक्विनोन। बेटा देखो, यहां से जब ये इधर शिफ्ट होता है ना तो इसका कलर वाकई में क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। मतलब स्टेटमेंट भी सही है, फिनोक्विनोन इसी को बोलते हैं बेटा, बेंजोक्विनोन को। तो इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक। तो कहानी तो ये सही बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, पर ये क्या इसका एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? नहीं, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, असर्शन अभी क्या बोल रहा है? फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा फिनॉल जो है इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बेंजीन में ESR कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, यस और नो। जैसे हम लोग बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो बेटा यहाँ पर क्या बनता है? आप लोग को पता है कि पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा बेटा, ये माइनस और ये प्लस। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ये हो जाएगा किसमें अटैक करेगा? माइनस में। एक H बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा ही, ये ऐसा, और लाइक ये ऐसा बनता है कार्बोकेटायन, है ना। तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर जब कार्बोकेटायन में अगर OH लगा दिया जाए, ऐसा कोई ग्रुप लगा दे तो OH क्या लगाता है? प्लस M। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेटा, तो ये समझ लो, तो ये प्लस M लग रहा है, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा किधर? वो शिफ्ट हो जाएगा इधर माइनस और ये प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा बेटा। जब अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट जो बन रहा है ना वो यहीं पर मैं बना रहा हूँ, ये यही OH, और ये जो E है और ये आ जाएगा आपका क्या बेटा? आई एम सॉरी, E यहाँ पे नहीं, जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस और ये आ जाएगा E। यही बनेगा बेटा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो नेगेटिव पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो OH क्या लगा रहे हैं? प्लस M लगा रहे हैं। तो ड्यू टू प्लस M ये वाला जो कार्बोकेटायन है ना वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है वो स्टेबल हो जा रहा है, डेट्स वाई फिनॉल की रिएक्टिविटी
बेंजीन से ज्यादा है। अगेन बेटा आपको मैंने क्या बोल रहा हूँ, हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट जो भी बन रहा है अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ पे बनने वाला जो कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, वो फिनॉल में जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो प्लस M लगा, जिसकी वजह से वो जो बनने वाला कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई फिनॉल की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है बेटा। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जितने भी प्लस M लगाते हैं, OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, NHCH3 हो गया, ठीक है ना बेटा, ये सब के सब क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब देंगे तो उसमें जो बनने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है क्या? तो जो सवाल है ना, सवाल क्या था? सवाल था कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या असर्शन सही है? असर्शन सही। रीजन क्या है? इन द केस ऑफ फिनॉल द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बेटा बात एकदम सही है कि जो फिनॉल में बनने वाला जो कार्बोकेटायन था, ठीक है ना बेटा, वो ये क्या था बेटा, यही तो था, ये OH और ये H था यहाँ पे। आई एम सॉरी यार, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ये बना था। तो यहाँ पे बनने वाला जो कार्बोकेटायन है ना, वो रेजोनेंस की वजह से और साथ में फिनॉल के OH के प्लस M की वजह से क्या था बेटा, स्टेबल था। दैट्स व्हाई इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो रीजन भी क्या है, सही है, और असर्शन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, ए। अगला सवाल, फिनॉल गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑन नाइट्रेशन विथ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 मिक्सचर। बेटा अब ये सवाल बहुत ही शानदार है। क्या कि जैसे हम लोग बेंजीन के साथ जो है ना HNO3 विथ H2SO4 देते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2+, और वो अटैक करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है क्या? लेकिन अगर हमने यहाँ पे फिनॉल दे दिया ना, फिनॉल, तो फिनॉल क्या कर रहा है, प्लस M लगाकर बेंजीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तब हम लोग अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिए, कंसंट्रेटेड HNO3, और साथ में H2SO4 भी डाल दिए, तो और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो गया। तो ये जो है आपको याद होगा बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पूरा इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और CO2 और H2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, CO2 और किसमें बेटा, H2O। और तो ये मोर देन जो है ना 90%, मोर देन 90% ऑक्सीडाइजिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं, और लेस देन 10% जो होते हैं, ठीक है ना, वो बनता है पिक्रिक एसिड। याद आ रहा होगा आप लोग को, पिक्रिक एसिड। कैसे बना बेटा पिक्रिक एसिड? क्योंकि यहाँ से NO2+ भी मिलेगा, और NO2+ भी इसका ऑक्सीडेशन करेगा, और इसके क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, OH एक्टिवेटिंग एजेंट, एक्टिवेटिंग क्या है बेटा, ग्रुप है, तो ये ऑर्थो और पैरा, और इधर भी ऑर्थो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ा रहा है। तो ये HNO3 से जो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, वो इसके ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों जगह अटैक करता है, और यहाँ पर बना है पिक्रिक एसिड। देखो तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा नहीं बनता, बल्कि ऑर्थो पैरा बनता है, वो भी पिक्रिक एसिड, वो भी लेस देन 10%। मतलब कि असर्शन यहाँ पर गलत है। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, असर्शन यहाँ पर गलत है, पिक्रिक एसिड बनता है यहाँ पर। ठीक है ना, रीजन क्या बोल रहा है, OH ग्रुप इन फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बात तो सही है कि OH जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब रीजन का स्टेटमेंट सही है, पर असर्शन का स्टेटमेंट गलत है। मतलब इसका जो आंसर है वो D है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, प्लीज ध्यान रखेंगे बेटा। अगर OH की जगह पे अगर क्लोरीन अगर होता, क्लोरीन, तो नो डाउट और एक ऑर्थो बनता और एक पैरा बनता, क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो प्लस M लगाकर ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर रहा था, हालांकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और OH जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से, ठीक है, वो ऑर्थो एंड पैरा नहीं बनाता, बल्कि तीनों जगह अटैक कराता है, और वो भी लेस देन 10% ही बनता है। आप लोगों को पता है कि पिक्रिक एसिड बनाने के लिए ये एक अच्छा रिएक्शन नहीं है। इसकी जगह पे हम लोग पहले क्या कराते हैं, पहले हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं। सल्फोनेशन करा के बेंजीन पे हम लोग SO3H जोड़ते हैं, SO3H, जो कि -M लगाकर पहले बेंजीन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है ना, और देन फिर हम लोग HNO3 देते हैं, कि ताकि अब वो जब डीएक्टिवेट हो गया तो NO2 जो है उसके क्या बेटा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे उसको अटैक करे, ये इसको पूरा कंप्लीट ऑक्सीडाइज ना करे। तो
पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग पहले सल्फोनेशन कराते हैं और देन सल्फोनेशन के बाद देन नाइट्रेशन कराते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ HNO3 और H2SO4 एक साथ नहीं देते। अगर ये देंगे तो ये बर्बाद कर देगा पूरा कंप्लीटली, इसको क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, ऐसे लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, जैसे बेंजीन में हम लोग क्या कराते हैं बेटा, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज आल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ठीक है ना। क्या बात सही बोल रहा है, देखो बेटा, अगर जैसे हम लोग ये बेंजीन ले लिए, इसमें जब हम लोग क्या कराते हैं ब्रोमिनेशन, तो Br2 के साथ में हम लोग लुइस एसिड लेते हैं बेटा, AlCl3 या AlBr3, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो है AlCl3 क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये यहाँ से इसको पोलराइज कर Br- को ये खींच लेता है, Br- को खींच लेता है और Br+ ये क्या करता है, छोड़ देता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है और इस पर अटैक करके ब्रोमोबेंजीन बनाता है। तो क्या ऐसा ही फिनॉल में भी होता है? तो देखो बेटा, फिनॉल के लिए AlCl3 का होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो Br, देखो सुनना मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर जो है ना OH क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहा है, तो जैसे ही बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज, ये ऑर्थो पे भी बनेगा, पैरा बनेगा, यही नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, खुद ही Br+ को क्या कर लेता है, पोलराइज कर एक्सेप्ट कर लेता है, खींच लेता है, मतलब AlCl3 की तब जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं ना, तो या तो हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं या फिर पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं वाटर, हम लोग लुइस एसिड यूज नहीं कर, जरूरत ही नहीं है उसकी। याद आ रहा है बेटा? और मैं आपको कुछ और भी बता दूं, जब फिनॉल में हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा बनाता है, एक ऑर्थो बनेगा और साथ में एक पैरा बनेगा। लेकिन जब हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों जगह अटैक करता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा ही रहा है, साथ में पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट जो है बेटा वो इसको और फेवर कर देता है कि Br+ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, टूटे, ये इसको आसानी से क्या करे, पोलराइज करे, तो तीनों के तीनों Br+ खींच लेते हैं अपने तीनों पोजिशन पे, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे। दैट्स वाई क्या ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों जगह अटैक करता है। मैं आप लोग को फिर से वो रिएक्शन याद करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Br2 के साथ जब नॉन पोलर सॉल्वेंट देता है बेटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, एक तो ब्रोमीन ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक क्या बेटा, ब्रोमीन पैरा पे, एक ये बन जाएगा, पैरा पे ब्रोमीन जुड़ गया, एक ये। लेकिन यहीं पर अगर आपको क्या दे दिया, Br2 के साथ में पोलर सॉल्वेंट, एक अच्छा कोई पोलर सॉल्वेंट दे दिया, तब जो Br+ है वो तीनों पोजीशन पे जुड़ता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहानी क्या है, फिनॉल गिव्स, अच्छा अगला सवाल यही सवाल था ना, हाँ नहीं ये अगला सवाल था, हाँ ये सवाल था। तो ठीक है, तो लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज आल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है। रीजन क्या बोल रहा है, लुइस एसिड पोलराइजेस द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। हाँ ये बात सही है कि लुइस एसिड जो AlCl3 होते हैं ना बेटा, वो ब्रोमीन को पोलराइज करते हैं, Br- को खींच लेते हैं, ये सही है, मतलब एसेशन गलत है, रीजन सही है, मतलब अब आंसर क्या चला जाएगा, ए। क्लियर है? अब अगला सवाल, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर occurs in the presence of pyridine। देखो जब फिनॉल का रिएक्शन, ये फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं बेटा, एसिड हैलाइड से, RCOCl के साथ। तो हम pyridine क्यों देते हैं,
pyridine बेटा एक बेस होता है, आपको पता होगा, ये एक होता है बेस, है ना। तो हम ये क्यों देते हैं, तो सुनो मेरी बात, क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, और ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इस पे अटैक करता है और सील बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, जब इस पे अटैक करता है तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और वहां से निकल जाता है H+, और देन इधर से निकल जाता है Cl-, मतलब क्या निकल जाता है HCl, और फाइनली बन जाता है ईस्टर। क्या बेटा, ये O है, इस ये अटैक किया C डबल बॉन्ड O पे, इधर से जुड़ा हुआ बेटा R, तो ये बन जाता है ईस्टर। तो बात तो सही है कि बन रहा है क्या, इसमें ईस्टर बन रहा है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, pyridine के प्रेजेंस में होता है। क्यों अपन pyridine लेते हैं बेटा, रीजन क्या दिया है, pyridine इज अ बेस सो इट न्यूट्रलाइजेज द HCl फॉर्म्ड एंड प्रोसीड्स द रिएक्शन। बेटा बात बहुत सही है, अगर हमने ना यहाँ पर pyridine नहीं दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो pyridine देकर हम क्या करते हैं, pyridine एक बेस है, और जब यहाँ पर ये रिएक्ट किया तो साथ में क्या बनता है, एसिड HCl, तो ये बेस है और ये क्या है, एसिड, तो एसिड बेस क्या हो जाता है बेटा, सॉल्ट। मतलब pyridine इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और इसको रास्ते से हटा देता है। जब रास्ते से हटा देता है तो ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से कंटिन्यू होगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आंसर क्या है बेटा, ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारे। COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। बेटा देखो, टेट्राहेड्रल एंगल किसके लिए बोलते हैं, जैसे मीथेन जो है ना, ये मीथेन के लिए बोला, टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो कितना होता है बेटा, 109.28, मोटा मोटा मैंने 109 डिग्री बोल दिया, तो ये होता है टेट्राहेड्रल एंगल। अब ये बोल रहा है कि COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल, COH जैसे बेटा ये मिथाइल अल्कोहल को ले लो, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से स्लाइटली कम होता है। क्या सही में कम होता है, यस, और स्लाइटली कम होता है, यस। कैसे बेटा, देखो वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 104। ये हम लोग ने ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा है, 104.5 होता है वो किसका, वाटर का बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। इसमें इसमें लोन पेयर होते हैं बेटा, लोन पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये इनकी वजह से ये बॉन्ड पेयर जो है ना, वो बहुत ये इनको रिपेल करते हैं, तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है और बॉन्ड एंगल 104 हो जाता है। लेकिन अगर जो साइड एटम है इनकी साइज बढ़ा दे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे मिथाइल से, तो बेटा इनके और इनके बीच में रिपल्सन अब क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बल्कियर हो गए, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो ये लगभग 108 के आसपास, या 108 या 109 के आसपास ये आ जाता है। मतलब कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल जो 109 डिग्री के है, इससे थोड़ा सा ही क्या होता है, कम होता है। तो क्या ये असर्शन सही है, यस, ये असर्शन सही है। रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। बेटा ये भी बात सही है कि यार यहाँ पे जो है ना, ये लोन के बीच में रिपल्सन जो होने की वजह से ही ये जो बॉन्ड एंगल है, अब इसको ऐसा समझ सकते हैं बेटा कि अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये 180 डिग्री पे हो जाते, ये इधर और वो उधर, दो बॉन्ड पेयर के बीच में। अब लोन पेयर आ गए हैं तो लोन पेयर की वजह से ये क्या हो गए हैं, थोड़ा सा बेंट हो गए हैं और 109 से थोड़ा सा कम हो गए हैं। तो ये इस तरीके से इसको आंसर इस तरीके से जाना चाहिए। क्लियर है बेटा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ये आंसर चला जाएगा ए। मिथॉक्सी इथेन क्या होता है बेटा, ये है आपका मिथॉक्सी इथेन। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HI के साथ, HI के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव इथेनॉल एंड आयोडोमिथेन। बेटा मुझे बताओ इथेनॉल और आयोडोमिथेन देगा क्या? आप लोगों को पता है कि यार इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी ये ईथर का एक मात्र रिएक्शन है, ठीक है ना, ईथर वैसे तो आसानी से रिएक्ट करता नहीं है, करेगा भी तो किससे रिएक्ट करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड से, HI या HBr से करता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसका मैकेनिज्म आपको पता होगा। HI सबसे पहले क्या दे देता है बेटा, H+ दे देता है, H+। तो यह ईथर के पास लोन पेयर है, सबसे पहले क्या हो जाते हैं, ये प्रोटोनेट हो जाते हैं, सबसे पहले क्या हो जाते हैं, ये प्रोटोनेट हो जाते हैं, और प्रोटोनेट होने के बाद में, ठीक है, ये बनाते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। अब ऑक्सीजन, प्रोटोनेटेड ईथर में ऑक्सीजन क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि कैरी करना नहीं चाहता। तो ये दोनों से पूछता है कि भैया कोई मेरा पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो या नहीं, कोई लायक है कि नहीं। अच्छा कौन ले सकता है, अगर इधर टर्सरी कार्बन है, ठीक है ना, इधर कोई भी अगर टर्सरी कार्बन है तो वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, रख सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। पर अगर टर्सरी नहीं है या टर्सरी के जैसा अगर नहीं है, स्टेबल कार्बोकेटायन अगर यहाँ पे नहीं बनता है, तो ये रखेगा भी नहीं चाहेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि
अगर इन दोनों में कार्बन में से कोई भी कार्बन अगर टर्सरी होता तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होता, टर्सरी होता तो जिधर भी अगर ये टर्सरी होता तो बॉन्ड इधर से ब्रेक होता और ये SN1 रिएक्शन होकर जाता, SN1, ठीक है ना। और जब ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता तो ये बन गया अल्कोहल और ये पॉजिटिव चार्ज बनता और आई यहां पर अटैक करता। क्लियर है क्या? तो पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो अगर ROR में से कोई भी कार्बन अगर टर्सरी निकल गया तब ये SN1 का रूट लेता, लेकिन अगर ROR में से कोई भी कार्बन अगर टर्सरी नहीं है तब वो SN2 का रूट लेगा। तब क्या लेगा वो? SN2। ये कोई भी टर्सरी होता तब SN1 लेता, अगर टर्सरी नहीं तो SN2 का रूट लेगा। और SN2 में क्या होता है बेटा? SN2 में जो I- जो है, I- जो न्यूक्लियोफाइल है ना, SN2 में क्या बेटा? I- जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा? इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर क्राउडिंग क्या होती है? कम। तो सबसे पहले आप देखेंगे, कि हमने जो बनाया वो क्या बनाया बेटा? वो ये बनाया मिथॉक्सी इथेन CH3OCH2CH3। तो यहाँ पर जब मैंने HI दिया तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्या बनेगा यार, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन टर्सरी नहीं है, मतलब ये रिएक्शन होगा SN2 से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? 2 से होकर जाएगा। और यहाँ पर सीधा I- डिसाइड करेगा। I- क्या डिसाइड करेगा? वो इस कार्बन पर अटैक करेगी, इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे क्राउडिंग कम होगी उस पर अटैक करेगा। तो I- इस पे क्राउडिंग कम है तो सीधा इस पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा। बात समझा पा रहा हूँ? तो I S में अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3I और प्लस जो H प्लस था वो यहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, जो कि पहले मैकेनिज्म में पहले ही जुड़ चुका होता है। तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड। क्या देखते हैं क्या बनाया है? इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल और आयोडोमीथेन। बात सही है, मतलब असर्शन सही है। रीजन क्या दिया? रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ये भी बात सही है, मतलब रीजन भी सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। आंसर ए। अगला जो है अगेन ईथर का ही सवाल है बेटा। CH3 थ्राइस OCH3, इसमें गिव्स ये बेटा HI के साथ देकर दे रहा है CH3I और प्लस क्या बेटा? CH3OH। क्या एसेशन सही है बेटा? देखो ऑक्सीजन सबसे पहले जब H+ एक्सेप्ट करता है तो प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा। देन इन दोनों में से पूछता है कि भैया मैं तो पॉजिटिव चार्ज रख लिया पर रखना चाहता नहीं हूं, आप में से कौन सा कार्बन मेरा पॉजिटिव चार्ज रखना चाहोगे? जो भी रखना चाहेगा मैं उधर से इलेक्ट्रॉन क्या कर लूंगा? खींच लूंगा। तो अब मुझे बताओ ऑक्सीजन की किसी भी साइड टर्सरी कार्बन है? यस है, ये टर्सरी कार्बन है। तो टर्सरी कार्बन तो ये कहता है कि भैया ऐसा है कि मैं तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज रखकर स्टेबल हो जाऊंगा, आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे से खींच लो, ले लो। तो यहां से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर बनता है पॉजिटिव चार्ज। अब बन जाता है इंटरमीडिएट पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो ये कौन सा रूट लेगा बेटा? SN1। तो जब ये SN1 का अगर रूट ले लिया तो मतलब कि यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया, मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा बेटा तो I जो है वो यहाँ अटैक करेगा, I यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा बेटा? H+, जो कि पहले मैकेनिज्म में जुड़ चुका था। तो यहाँ पर बन जाते हैं इथाइल, सॉरी ये टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, यहाँ पर I जुड़ गया और ये बन गया क्या बेटा? आपका इथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से इसका जो असर्शन जो है बेटा वो तो सही निकल गया। रीजन क्या बोल रहे थे? रिएक्शन अकर्स बाय SN1। यही बात है, SN1 का मैकेनिज्म लेगा। तो एस रीजन भी सही है और रीजन असर्शन का सही मैकेनिज्म है। बेटा मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं कि कभी भी ईथर में जब हम लोग HI का रिएक्शन कराते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये SN1 का रूट लेगा या SN2 का, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो मैकेनिज्म छोड़ो, नॉर्मली अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ठीक है ना, कोई भी कार्बन अगर वो टर्सरी निकल गया तब वो SN1 का रूट लेगा, ठीक है ना। तब आप उसी सेट से सीधा क्या करें? बॉन्ड ब्रेक करें, कार्बन के R के साइड I चिपकाएं और ऑक्सीजन के साइड H चिपकाएं, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। और अगर ईथर में कोई भी कार्बन टर्सरी नहीं है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तब ये लेगा बेटा किसका? SN2 का रूट लेगा। और जब SN2 का रूट लेगा तो वहां पर सीधा I- जो है न्यूक्लियोफाइल बेटा इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर क्राउडिंग क्या होती है? कम। क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी तभी तो ज्यादा होगी। तो बेटा जिसमें भी क्राउडिंग कम होगा I उसी पर अटैक करेगा और तब बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, I यहां पे जोड़ देंगे और H यहां पे जोड़ देंगे, ठीक है क्या? इस तरीके से
थैंक यू। तो ये हमारा जो अल्कोहल फिनॉल ईथर का था, ये आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। अगले लेक्चर में हम अभी और भी इसी के क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।